आपको बता दें, जबलपुर में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के बाद अब ग्वालियर में भी समिट की मांग उठ गई है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समिट कराने की मांग की है। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में लिखा है कि ग्वालियर में भी समिट हो, जनता के साथ मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है। वहीं जबलपुर समिट के लिए सिंधिया ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। तो जिस तरह से जबलपुर में इन्वेस्टर समिट हुआ, आपको बता दें, जिसके बाद अब ग्वालियर में भी समिट कराने की मांग उठी है। तो पत्र लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को और साथ ही जबलपुर में हुए समिट को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुयस तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुयस, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जबलपुर में पहले यहां पर अच्छा समिट हुआ और अब दोबारा ग्वालियर में भी समिट कराने की मांग उठ रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांग की है, पत्र लिखा है सीएम को, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जबलपुर में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ उसको लेकर उन्होंने बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी दी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है उस पत्र में वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ग्वालियर में भी ग्वालियर के क्षेत्र की जनता के साथ मेरी भी हार्दिक ये इच्छा है कि ग्वालियर में भी ऐसा कॉन्क्लेव हो। ग्वालियर अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक चीज़ों के लिए लेकर इतिहास में भी केंद्र रहा है। वो चाहते हैं कि ग्वालियर में ऐसे कॉन्क्लेव हो ताकि ग्वालियर में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन है वो निवेश करें और यहाँ के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा अवसर मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह पत्र बड़ा चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बड़ी मांग उठा दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव से। पहले उज्जैन में यह कॉन्क्लेव हुआ, उसके बाद जबलपुर में हुआ, उसके बाद अब ग्वालियर के लिए उन्होंने मांग उठाई है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पत्र को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन देखना ये होगा महिमा कि आगे आने वाले समय में क्या इस पत्र का जवाब देते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और ग्वालियर को लेकर उनका जो विजन है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर वो क्या कहते हैं। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल सूरज, तो अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से जबलपुर में यहाँ पर समिट हुआ और इन्वेस्टर्स आए थे, ग्वालियर में भी क्या इसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है या नहीं, मांग तो उठने लगी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। और इसी बीच आगे बढ़ते आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर अपना ठीकरा फोड़ा है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक दमन कर रही है। वहीं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जाते हैं, पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य बीजेपी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वहीं जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधते हुए करप्शन किंग बताया है। पटवारी ने कहा कि जिस विभाग में कैलाश विजयवर्गीय मंत्री है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो पर्यावरण के नाम पे कांग्रेस कार्यालय गए, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा था वहां का। उन्होंने एक कैंडिडेट कांग्रेस का, उसका अपहरण किया था और उस कैंडिडेट का अपहरण करने के बाद सेल्फी ली और पूरे इंदौर की भावनाओं का अपमान किया था। उनको चुनौती दी थी इंदौर के मतदाताओं को कि तुमसे बड़ा मैं हूं। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो कैलाश विजयवर्गीय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर उन्होंने सीधा हमला बोल दिया है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है विवेक? महिमा, आपको याद हो कि इंदौर में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम को अचानक
उनका नामांकन विड्रॉ करा के बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय ने शामिल करा लिया था। और इसी मसले पे जीतू पटवारी के अक्सर रडार पे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहते हैं। और आज जब इंदौर में एक कार्यक्रम किया जाना था कुछ दिनों पहले पर्यावरण का, उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि पौधारोपण कार्यक्रम में कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। और इसी बात को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में जितनी जगह नहीं है उससे ज़्यादा पौधारोपण कराने का दावा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। और इसी को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि इंदौर में तो 2000 करोड़ का घोटाला हो गया और घोटाले में शामिल वही लोग थे जो कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द रहते हैं। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ साथ उनके विधायकों पर भी सवाल उठाए और कहा कि फर्जी बिल लगा के कैलाश विजयवर्गीय के अधिकारी और विधायकों ने पैसा निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस विभाग से आते हैं वो सबसे बड़ा घोटाले का विभाग है और कैलाश विजयवर्गीय करप्शन के किंग है। और यही नहीं रुके जीतू पटवारी यहाँ तक कह चुके कि जो राजनीतिक प्रदूषण फैलाया है उसके अपराधी कैलाश विजयवर्गीय है। यानी कि जीतू पटवारी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब आधा हिस्सा, करीब 10 से 15 मिनट तक वो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में ही बताते रहे। हालांकि एक जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की बात पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की तरफ से की गई है, तो जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी के अपने अपने संबंध हैं और उन्हीं संबंधों के चलते कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे थे। लेकिन जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि पहले कितने पौधारोपण लगाए, पहले कैलाश विजयवर्गीय को यह भी उन सरकार से पूछना चाहिए और कौन वो मंत्री था जिसके रहते 6.5 करोड़ पौधे सिर्फ कागजों में लगाए गए। महिमा बिल्कुल बिल्कुल विवेक, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच आगे बढ़ते भोपाल की ओर जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस की पॉलिटिकल कमेटी की बैठक के बाद पार्टी में शुरू नाराजगी का दौर। बता दें बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भड़के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया एक्स पर लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया है। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को पोस्ट कर लिखा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। अजय सिंह ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक की तस्वीरें की थी पोस्ट। तो बड़ी खबर है, एक और तो जहां कांग्रेस अब विधानसभा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बैठक कर रही है और आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस में अंतर कलह भी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होती है और लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठा दिया इसमें क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, क्या कुछ जानकारी विवेक? महिमा, इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में एक सबसे दिलचस्प बात है कि जब भाई और भतीजा यानी कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह मौजूद हैं तो ऐसे में चाचा भला कैसे पीछे रह जाते। और यही बात है कि उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट पर एक रिपोस्ट किया और ये कहा है कि साहब हमें क्यों नहीं बुलाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य नहीं है और जब तक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य नहीं बन जाते लक्ष्मण सिंह, वो बैठक में शामिल नहीं हो सकते। और यही बात जीतू पटवारी ने कही कि लक्ष्मण सिंह गलत फोरम पे अपनी बात रख रहे हैं। उनको एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने ये बात रखनी चाहिए कि आखिर उन्हें सदस्य क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य नहीं होंगे तो उन्हें आखिर क्यों बुलाया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि क्या लक्ष्मण सिंह भाई भतीजे के साथ साथ खुद भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में शामिल होना चाहते हैं या फिर हमेशा की तरह जीतू पटवारी और तमाम सारे कांग्रेस नेताओं को अपने रडार पर रखे हुए हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात है, ये वही लक्ष्मण सिंह है जो कभी दिग्विजय सिंह की बात पर सवाल उठाते हैं और यहां तक कि सीट से हाईकमान तक पर भी सवाल उठा चुके हैं। और जीतू पटवारी को तो ये तक कह चुका कि मार्गदर्शन लेने वाले को ही मार्गदर्शन की जरूरत है, तो भला जीतू पटवारी मार्गदर्शन किससे ले रहे हैं। तो ये ऐसे बयान देते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तमाम सारी कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी का सिलसिला चलता रहता है वो स्पष्ट हो जाता है लक्ष्मण सिंह के इस बयान को लेकर, जब वो ये बात कहते हैं कि साहब हमें बुलाया ही क्यों नहीं गया। लेकिन एक बड़ी बात है कि जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के दूसरे दिन अगर लक्ष्मण सिंह को ये बात कहनी पड़ रही है तो ये स्पष्ट मानिए कि लक्ष्मण सिंह भी चाहते हैं कि पार्टी में उनका स्थान हो। हालांकि पूर्व विधायक है और सबसे बड़ी बात है दिग्विजय सिंह के भाई है, दिग्विजय सिंह और उनके भतीजे
जयवर्धन सिंह बैठक में मौजूद रहते हैं और चाचा की यही टीस है कि उन्हें आखिर बैठक पे बुलाया क्यों नहीं। और यही वजह है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के ट्वीट पर वो रिपोस्ट करते हैं महिमा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, तो जिस तरह से लक्ष्मण सिंह हमेशा किसी ना किसी अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और कांग्रेस के लोगों पर लगातार हमलावर रहते हैं, एक बार फिर वो हमलावर हो गए हैं पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में ना बुलाने से। विवेक, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दुकानों पर नाम लिखवाने वाले मामले को लेकर जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि नाम लिखवाने का मैसेज भेदभाव का है। इस संदर्भ में जीतू पटवारी ने कहा कि भेदभाव और साथ ही बांटकर वोट लेने का जो बीजेपी की ये भावना है। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूं नियम है, कानून है, जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पे होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांटकर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और इधर मध्य प्रदेश में 5 आईएएस अधिकारी इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान के प्रशिक्षण अनुशंसा करेंगे। बताते चले कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य के जोनल मास्टर प्लान को लागू करने से पहले रिव्यू किया जाएगा। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। इको सेंसिटिव जोन का मास्टर प्लान टूरिज्म बोर्ड तैयार कर रहा है। कमेटी में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन, आवास विभाग की सदस्य कमेटी में शामिल होंगे। और चलिए बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की, जहां नरसिंहपुर जिले में नकली सोने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जहां एक व्यक्ति से सोने के नाम पर 19 लाख रुपए ठग कर नकली सोना थमा दिया गया। शिकायतकर्ता मोहनलाल की माने तो लगभग 1 सप्ताह पहले आरोपी से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने मोहनलाल को यह कहकर झांसा दिया कि जेसीबी से खुदाई करने के क्रम में उन्हें बहुत सारा सोना मिला है। फिलहाल मोहनलाल की शिकायत पर नरसिंह पुलिस यहां पर अधीक्षक ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ठगी हमारे साथ 19 लाख 11 रुपए ठग के ले गए। एक लड़का है 30 साल के समथिंग का और एक महिला है 40-45 साल की। तो उनने हमको सोना दिखाया, हम लोभ में आ गए, उनने हमको सोना दिया, हमसे पैसा ले गए 19 लाख 4 किलो के समथिंग का सोना बताया उनने और उसमें से थोड़ा दिया तोड़ के। तो हमने जांच भी कराया तो वो सोना निकला, 3 गुड़िया दिए थी। हमने पैसा दे दिए और उनने सामान दे दिया हमको और बाकी बात फिर हमने जो उनने दिया उसमें से फिर जांच कराने लगा तो वो पीटर निकला है। तो हम तो ये कहेंगे जिले की पुलिस से, जिले के अधीक्षक महोदय जी से कि ये चोरों का गिरोह को पकड़ा जाए, हमको हमारा पैसा मिल जाए। हाँ, ये मामला आज प्रकाश में आया है। तत्काल जो है निर्णय लिया गया, कार्रवाई कराई जा रही है। हमने तत्काल प्राप्ति को थाने भेजा और जल्द से जल्द कार्रवाई को इसका प्रयास किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज साहब द्वारा कार्यक्रम का आयोजन दिवस के राजमहल आनंद भवन पैलेस में किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में उनके भक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तेज बारिश के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत नरसिंह अर्चन के साथ की गई है। वहीं जहां भगवान नरसिंह के 1000 नामों का तमाम हवन सामग्री से अर्चन किया जाता है। बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल पर डॉम की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। बता दें कि देश भर से रावतपुरा सरकार महाराज के भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवास पहुंचे हैं। और इधर दमोह के बांदकपुर में विराजे भगवान स्वयंभू के दरबार में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इसमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा समेत शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है।
और इधर पुनासा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत सिंगाजी समाधि स्थल पर सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। पुनासा में बारिश के बावजूद भी भक्तों ने गुरु पूर्णिमा पर अटूट श्रद्धा की मिसाल पेश की है, जहां बारिश में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बताते चले कि संत सिंगाजी समाधि स्थल पर सुबह अभिषेक किया गया और भक्तों को देशी घी के हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व आदि काल में वेद व्यास हुए और आज ही के दिन उनका जन्म प्राकट्य हुआ था। उन्होंने हमारे सनातन धर्म को 18 पुराण लिख कर दिए उनके अनुभव से, इसीलिए जभी से इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं और तभी से इसको गुरु पूर्णिमा की उपाधि दी गई इस दिन को। और चलिए आगे बात करते हैं मुरैना की, जहां पर मुरैना जिले के अंबाह कस्बे में रील्स बनाने के चक्कर में 7वीं के छात्र ने अपनी जान दे दी। बताते चले कि पूरा घटनाक्रम वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां वीडियो में छात्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर फांसी के फंदे पर लटकने की एक्टिंग करते देखा जा सकता है। छात्र के साथ ही मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान पेड़ से पैर फिसलने और दम घुटने से छात्र की तड़प कर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। बच्चे को फंदे से उतारकर सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। तो देख सकते हैं रील बनाने का जुनून अब बच्चों में भी सवार है और एक 7वीं कक्षा के बच्चे की जान चली गई रील बनाने के चक्कर में। दुखद घटना हुई है। एक छोटा बालक जिसकी उम्र 10 से 11 साल के करीब रही हो, वो अपने सह उम्र दोस्तों के साथ में ऐसे ही खेलते खेलते रील बना रहा था मोबाइल में और उस दौरान उसने फांसी लगाने की एक्टिंग की, पर वो फांसी जो है असली में लग गई और इससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पालकों को जो है बच्चों को पहले तो मोबाइल देना नहीं चाहिए जब तक कि वो इतने मैच्योर नहीं हो जाएं। उसके पहले किसी भी स्थिति में उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। और ये रील बनाने के लिए अगर आप भी आमजन भी किसी को इस तरह से कुछ खतरनाक काम करते में रील बनाते देखें तो उनको रोको टोकें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में एक तरफ तो रील बनाने का भी जुनून है, 7वीं कक्षा का बच्चा था, रील बनाने के लिए घर से मोबाइल लेकर निकला, क्या परिजनों का ध्यान नहीं गया, इतनी बड़ी घटना हो गई? जी महिमा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों से जो घर पे किसी छोटी बहन से ये मोबाइल लेके आया और घर के दरवाजे से थोड़ा आगे चल के ही बच्चों के साथ रील बना रहा था। और रील बनाने में दिमाग उसके मन में ऐसा विचार आया कि फांसी लगा के और तड़पने की रील बनाएंगे। इसी को लेकर वो एक पेड़ से फांसी का फंदा बना के और रस्सी लगा के तड़पने की अभी एक बच्चा उसको पूछता है और थोड़ा सा हाथ लगाता है। हाथ लगाने से ऊपर जो चबूतरे से वो लगा रहा था उससे एक पैर नीचे फिसल जाता है, जिससे वो है उसको फांसी जो फांसी लग जाती है और तड़पता रहता है। तो साथ के जो बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको इंदौर लेके चलते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और वो कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। या ऐसे किसी ने कामना की नहीं तो फिर गुरु बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माननीय विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ाए वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ाए वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे,
ये अपने अपने जैसे ये उसी प्रकार से है न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहाँ से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहाँ से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें वर्तमान के दौर में कि हमारे यहाँ, मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूँ कि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति हमारी खास करके बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, ये हमारे एक एक त्यौहार हमारी उस जड़ों से जोड़ते जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो 5 प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना। तो बांटो, जियो और जीने दो, कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव हमको ध्यान में आता है। तो क्यों नहीं मनना चाहिए मकर संक्रांति? हमने 7 दिन का उत्सव हमारी सरकार ने मनाया। गुड़ी पड़वा बाद में आती, तो गुड़ी पड़वा ये हमारा वर्ष प्रतिपदा का बड़ा विशेष महत्व है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे गुरु पूर्णिमा का हिस्सा है। गुरु पूर्णिमा के अंदर जाएंगे तो अपन बहुत आगे की बात तो विद्वान बताएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है ना। अब स्वामी विवेकानंद का हमारे सबके सामने उदाहरण है। अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या अब तो संस्थापक तो विवेकानंद जी है, लेकिन उनके गुरु कौन है? तो अब ये कॉलेज से जुड़े हुए विषय के प्रसंग में ध्यान में आ जाएगा। बीएससी किए हुए थे विवेकानंद जी, लेकिन उनको ध्यान में क्या है कि कौन गुरु, और गुरु से उनने क्या कल्पना की, भगवान के दर्शन कराओ और क्या क्या सब विवेकानंद को पढ़ा सब लोगों ने। लेकिन रामकृष्ण अगर विवेकानंद के जीवन में नहीं आते तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होता क्या? विवेकानंद बन सकते थे क्या? समर्थ रामदास शिवाजी के जीवन में नहीं आते तो शिवाजी का पूरा चरित्र हमारे सामने आता है क्या? और आगे चलो, हमारे सामने भगवान कृष्ण का जीवन सबके सामने है। भगवान ने बड़ा पराक्रम किया, बिल्कुल गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, कंस की सत्ता। लेकिन एक बड़ा काम तो उस समय भी उन्होंने किया कि कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ने सत्ता नहीं पकड़ी। उनका स्थान तो उच्च हुआ, लेकिन फिर भी तत्समय के सभी लोगों ने विचार किया कि ये आए ग्रामीण अंचल से, गांव से आए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा की महत्ता हमारे समाज ने फिर स्थापित की और उग्रसेन महाराज को कुर्सी दे दी, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भेजा। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने कहीं इसको लिखा भी, आपने ध्यान भी आया होगा कि हमारे गुरु के रूप में आचार्य सांदीपनि का जीवन, ये भी सबके सामने आना चाहिए। आचार्य सांदीपनि ने ये मान के चलो, पहले तो उनका बनारस में आश्रम था, लेकिन कंस ने जब सत्ता पकड़ी तो सत्ता पकड़ने के बाद जैसा होता है, जैसा अभी अफगानिस्तान की घटना होगी और ऐसे देश जब अशांति के दौर से निकलते हैं तो सत्ता के सूत्र ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के हाथ में आते तो फिर वहाँ सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो हमने वो दौर की कल्पना करो, जब कंस आ गया तो कंस के कारण से सांदीपनि जी अपना गुरुकुल उकुल ख़त्म करके वो भी अपनी पत्नी के साथ, छोटे बच्चे के साथ देश की तीर्थाटन पे निकल पड़े। अपन जिसकी सरल भाषा में बोलो कि देव दर्शन करने निकल गए, और घूमते घूमते वो चले गए वर्तमान के प्रभास पाटन द्वारका के हिस्से में। और जैसे अभी 1947 तक था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अकेले अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जो जो जिसको जहाँ मिला वो अपने अपने कब्जे अड्डे बना के बैठे थे। तो ये 5-7 प्रकार की विदेशी ताकतें अभी 47 में भी थी। ऐसे उस दौर में भगवान कृष्ण जब वहाँ, वो ये कल्पना करो कि सब सांदीपनि जी घूमते घामते पहुँचे तो सांदीपनि जी के साथ में छोटा बच्चा था, और छोटे बच्चे को तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो लोग थे वो जामनगर अभी कहते हैं, लेकिन जाम को अब ऐसा भी मानते कि अपभ्रंश हो गया। कई बार मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जानकारी के साथ तालमेल जोड़ते हैं लोग, तो कहते थे भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देने के लिए यम से ऊपर से स्वर्ग में गए और वहाँ से लड़ाई करके लेके आए और उनको गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को सांदीपनि जी को दे दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से देखें कि भगवान अगर स्वर्ग में जाके करते तो फिर वो कृष्ण बन के क्यों आए? विष्णु भगवान के रूप में निपट लेते, कंस वंश को पैदा ही नहीं होने देते। काय की कहानी है? जब वहीं से करना है तो फिर यहाँ क्यों आना है? तो भगवान ने यथार्थ में मनुष्य रूप में जन्म लेकर के अपने एक एक कदम से इस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, श्रेष्ठता के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनके पुरुषार्थ का पराक्रम है, वो सबके सामने आना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि के आश्रम में आए, तब तक मैं जो बता रहा था कि सांदीपनि जी वो जो प्रभास पाटन का क्षेत्र में यम नाम की जाति के लोग थे,
वो इस देश के नहीं थे और एक तरह से आतंकवादी मान लो। उनने पकड़ा, सांदीपनि जी की ख्याति प्रसिद्धि तो थी कि हमारे बच्चों को सिखाओ, आपको ये 64 कला 14 विद्या सब आती है। जैसे आज का कोई परमाणु वैज्ञानिक अपना अगर पाकिस्तान की बॉर्डर से निकले तो पाकिस्तान के लोग पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे उसको? जो दुश्मन देश है वो तो पकड़ते ही हैं। विद्वान को हर एक को उनका अपना ढंग से उपयोग करना चाहता है, लेकिन सांदीपनि जी डरे नहीं, धमके भी नहीं, वो अन्याय अत्याचार जो करना सब कर लिया। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को से मैं केवल राष्ट्रवादी अपने देश के बच्चों के लिए शिक्षा दे सकता हूँ, तुम हमारे देश के नहीं हो, मैं विदेशी बच्चों को और ख़ास करके जो हथियारबंद गिरोह की तरह आतंकवादी की तरह उनको तो मैं दूंगा ही नहीं।